Okay, ji, let's talk about the media ownership and funding. This is all about our lecture number 3. This is all about section B, media studies, media context, which is all about a 25 marker, an essay based question. Okay, we need to prepare an essay based question, and today's topic is media ownership and funding. Okay, so in today's lecture we are going to talk about the ownership patterns in the media. We will discuss about the funding issues in the media, how these ownership patterns and funding issues create an impact on the production, distribution, marketing of the film. Okay, so let's talk about some more important thing. The first element is media ownership. The first concept related to the media ownership is state ownership. If we talk about state ownership, this is a very basic and very important concept to understand. Actually, state also take part in so many sort of productions to build a narrative, to do some sort of propaganda. If we talk about the Nazi-occupied Germany, so in that Nazi-occupied Germany, there was a Ministry of Propaganda. एक propaganda की ministry थी उनके पास, सही है. तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक नेशंस प्राइड के नाम से एक फिल्म बनाई थी जो कि जर्मन जो आर्यंस प्रोपेगेंडा था उसको सपोर्ट करती थी. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट दे वर डूइंग, स्टेट ओनरशिप एग्जिस्ट करती है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान के अंदर आपका पीटीवी एग्जिस्ट करता है, सही है. आपके पास ब्रिटेन के अंदर बीबीसी एग्जिस्ट करता है, यूएस के अंदर सीएनएन एग्जिस्ट करता है. दिस इज ऑल अबाउट स्टेट ओनरशिप. ठीक है, जिसको हम पब्लिक ओनरशिप का भी नाम देते हैं, बीबीसी, सीएनएन, पीटीवी. दूसरी तरफ हमारे पास आती है प्राइवेट ओनरशिप. सही है, प्राइवेट ओनरशिप क्या होती है बॉस? प्राइवेट ओनरशिप स्टैंड्स फॉर व्हाट, के प्राइवेट ओनर्स मीडिया को ओन कर रहे हैं. प्राइवेट ओनर्स मीडिया को ओन कर रहे हैं. ठीक है, अब ये प्राइवेट ओनर्स मीडिया को ओन कैसे करते हैं? भाई देखो, सिंपल सी बात है. स्टेट क्या करती है? स्टेट लाइसेंसेस इशू करती है, और उन लाइसेंसेस की बेसिस के ऊपर ये प्राइवेट ओनर्स अपने बिजनेसेस को डेवलप कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इनके पास ज़्यादा होती है. क्यों होती है? विल डिस्कस इट लेटर ऑन के व्हाई द प्राइवेट ओनर्स यूज्ड टू अर्न मोर रादर देन द स्टेट ओनरशिप. बिकॉज स्टेट का जो मकसद है वो अपना नैरेटिव बिल्ड करना है, प्रॉफिट बनाना नहीं है. स्टेट जो होती है प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होती. ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उनका मकसद ही वो होता है प्रॉफिट्स होते हैं. तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज रखते हैं. इसी वजह से अगर मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दूं, इफ़ यू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक ओनर कंपनी और द स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीडिया एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द प्राइवेट ओनर्स, ठीक है, तो आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा. स्टेट के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड आफ्टर लिसनिंग दिस थिंग कि आप पीटीवी के पास, अगर मैं बात करूं पीटीवी के सिर्फ कराची सेंटर में जितने रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज शायद सारे प्राइवेट चैनल्स मिला के भी रिसोर्सेज बना नहीं सकते. सिर्फ कराची सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ. पीटीवी के पास स्पोर्ट्स प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर उनकी डीएसएनजीज हैं जिनमें 30-35 कैमराज एक पॉइंट के ऊपर प्लग इन हो सकते हैं. सही है, उनकी ट्रांसमिशन का सिस्टम बहुत बेहतर है. हाँ, कंटेंट क्वालिटी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि कंटेंट क्वालिटी अफेक्ट होने के बहुत सारे रीजनिंग है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है, यानी कि मैंने समझाने का मकसद था क्योंकि भाई स्टेट से ज़्यादा पैसा तो किसी के पास भी नहीं होगा. ठीक है, तो हम जब प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास बिग 6 की एग्जांपल आती है, लाइक डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स. ठीक है जी, इसके अलावा न्यूज़ कोऑपरेशन जिसको हम फॉक्स कहते हैं, सोनी है, यूनिवर्सल है. ठीक है, और इसके अलावा पैरामाउंट है. ये आपको मैंने वो प्रोमिनेंट नेम्स बताएं जो आप लोग समझ सकें, जिसको आराम से. एक्चुअल इनकी कंपनी के नेम्स डिफरेंट है, वो हम उसको आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे इस टॉपिक के अंदर जो कोर आइडिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. ठीक है, नंबर 1 इज मीडिया ओनरशिप. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओनरशिप पैटर्न्स ऑफ द मीडिया. मीडिया के ओनरशिप पैटर्न्स को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो प्राइवेट ओनरशिप हो गई बिग 6 के हाथों. देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अदर सॉर्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑल्सो which we used to call it independent film studios. Independent film studios are different from big 6 studios. Big 6 क्या है बेटा? ये conglomerates हैं. क्या है मेरा बेटा? conglomerates. Conglomerates का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो कि मल्टीपल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस को चला रही हो. लाइक इफ यू टॉक अबाउट सोनी को तो कैमराज भी आते हैं, सोनी का टीवी भी है, सोनी के
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आते हैं, सही है। तो भाई सीन ये है कि सोनी एक कॉन्ग्लोमेरेट है जिसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट डिज्नी के बहुत सारे थीम पार्क्स हैं, सही है। यूनिवर्सल के बहुत सारे थीम पार्क्स हैं, ठीक है। वार्नर ब्रदर्स के थीम पार्क्स हैं। अगर आप दुबई गए हो तो आपने अबू धाबी के अंदर यास आइलैंड के अंदर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज़ है, सही है। आपने अगर सिंगापुर गए होंगे तो आपने यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर देखा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ये वो यहाँ से भी पैसा बना रहे हैं, यहाँ से भी पैसा बना रहे हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज़ या इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनीज, तो ये बहुत छोटे साइज़ की कंपनीज होती हैं जिनका प्राइमरी बिजनेस से फिल्म बनाना होता है। अब होता क्या है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसको आप बिग फिश कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये एक्चुअल में क्या करती हैं, इनके पास चूंकि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो ये अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत बेहतर तौर पे करते हैं। भाई बैटमैन आने वाली होगी तो हर तरफ हमें बैटमैन नज़र आएगा, स्पाइडरमैन आने वाली होगी तो हर तरफ हमें स्पाइडरमैन नज़र आएगा। तुम सोचो, ये एक इल्यूजन बेस्ड कैरेक्टर, सुपर हीरो बेस्ड कैरेक्टर बिल्ड कर देते हैं तुम्हारे दिमाग में विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। एक ब्रांड इमेज बिल्ड कर लेते हैं, तुम्हारे साथ एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर लेते हैं, जो कि कितना मुश्किल काम है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज की बात करूं तो दे वर वर्किंग ऑन, दे यूज्ड टू वर्क ऑन लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स। मैंने आपसे लो कॉन्सेप्ट हाई कॉन्सेप्ट फिल्म डिस्कस किया था। लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन ड्रामा जॉनरा। ड्रामा जॉनरा के अंदर हमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हमारे से आसपास सिमिलर होते हैं, लेकिन चूंकि सुपर हीरो फिल्म्स के अंदर मार्केटिंग अच्छी होती है तो हम सुपर हीरो कैरेक्टर्स से ज़्यादा लिंक फील करते हैं एज कम्पेयर टू ड्रामा कैरेक्टर्स। समझ में आई बात, ठीक है। सो एक्चुअली दे यू शुड डेवलप दिस काइंड ऑफ रेपो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, ये जो जितनी भी हमारी बिग सिक्स है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। पहली चीज़ जो इन्होंने की है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो अपने आप को प्रोड्यूसर कहती है। एक प्रोडक्शन कंपनी अपने आप को क्या कहती है? प्रोड्यूसर, जिसका काम है फिल्म को बनाना, सही है। प्रोड्यूसर से फिल्म बना के, एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाकर लेके जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके पास लेके जाता है बेटा? ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस, सही है। रेड चिलीज को ये नहीं पता कराची में कितने सिनेमाज हैं, उनके रेट क्या हैं, उनसे डील कैसे क्रैक करनी है। बट मांदी वाला एंटरटेनमेंट नो दिस फैक्ट, सही है, कि पाकिस्तान की मार्केट को कैसे क्रैक करना है। एम आई राइट? सेम केस गोज विद ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, कि आप पूरी दुनिया में यूके के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर का काम होता है फिल्म को बनाना, सही है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है, तुमने देखा होगा पेप्सी के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। भाई आपके जितने भी कन्फेक्शनरी के ब्रांड्स होते हैं, इन सब के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सही है। लेट सपोज, अगर मैं एक बात बताऊं, कोई भी ब्रांड नेम का नाम बताओ भाई, लेट सपोज एक्वाफीना की वाटर बॉटल रखी हुई है यहाँ पे, सही है। अब एक्वाफीना बनाने वाले का इस बात से कंसर्न नहीं है कि ये निक्सर के अंदर कैसे पहुंचेगी। निक्सर की मार्केट के लिए, डीएचए की मार्केट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो एक्वाफीना से बल्क में अमाउंट पे करेगा, एक्वाफीना को अपना भी प्रॉफिट बनाएगा और फिर यहाँ पर से अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाएगा और अपनी चीज़ को सेल आउट करेगा। तो दुनिया भर के अंदर हर मार्केट के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उस मार्केट को समझते हैं, ठीक है, उस मार्केट की प्राइसिंग को समझते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बात करूँ तो सबसे बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में, वो मांदी वाला एंटरटेनमेंट है, जो एट्रियम सिनेमास के ओनर्स हैं, सही है। तो अभी मैं आपको मांदी वाला एंटरटेनमेंट की बड़ी मजे की स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हुआ? प्रोडक्शन कंपनी के बाद ये क्या गया? डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के पास चला गया है गेम, सही है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो एक्चुअली फिल्म को एग्जिबिटर के पास लेके जाएगा, यानी कि सिनेमा के पास लेके जाएगा, कि फिल्म जहां पर दिखेगी ऑडियंस को, बॉक्स ऑफिस पे पैसा देंगे, सही है। यानी कि एग्जिबिशन जहां पर हो रही है, यानी कि सिनेमास को दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखें, बहुत सिंपल सी बात है। एक्स, बहुत बेसिक सी बात करते हैं, XYZ डिस्ट्रीब्यूटर है, सही है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी फिल्म बनाना शुरू कर दे तो वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, सही है। अच्छा, इसके अलावा यानी कि अगर वो सप्लायर बन गया, क्या बन गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लायर कौन था? उसका एक प्रोडक्शन कंपनी थी, सही है। इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर अपना सिनेमा भी खोल सकता है। IMAX खोल दिया तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर अपनी प्रोडक्ट पे बेचेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी,
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको मैं मांदीवाला की एग्जांपल देता हूँ। भाई देखो, मांदीवाला एंटरटेनमेंट जो है वो दरअसल पाकिस्तान की सबसे कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा बिजनेस के अंदर फैमिली है वो, मांदीवाला फैमिली। नदीम मांदीवाला, सलीम मांदीवाला, ये पुराने लोग हैं, ठीक है। अब गेम क्या है मैं आपको सेम समझाता हूँ। भाई इनका है एट्रियम सिनेमा, एट्रियम सिनेमा इनका है, ठीक है। एट्रियम सिनेमा का मतलब एग्जिबिटर इनके पास है, एग्जिबिटर इनके पास है, सही। फिर आते हैं दूसरा गेम के अंदर, मांदीवाला एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ऐसा ही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मतलब है कि भाई पाकिस्तान के अंदर चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो, अभी तो बॉलीवुड की खैर नहीं आ रही, लेकिन बॉलीवुड की वैसे फिल्म जो पाकिस्तान में आती हैं या पाकिस्तान की लोकल फिल्म भी हों, मांदीवाला एंटरटेनमेंट बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर बेचने के लिए। इसीलिए अभी जो मौला जट भी है वो भी मांदीवाला के पास है, सही है। अब क्या हुआ, एक प्रॉफिट जो सिनेमा से आना था वो भी सिनेमा इसके पास आ गया, एक प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आना था वो भी इसके पास आ गया। अब फिर मांदीवाला ने कुछ फिल्म्स भी प्रोड्यूस की, सही है। इसके अलावा वो जामी की थी वो वाली फिल्म कौन सी, मोर में की प्रोडक्शन के अंदर मांदीवाला का हाथ था। इसके अलावा ऑपरेशन O21 के अंदर मांदीवाला का हाथ था। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको टेंशन की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी फिल्म से प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एज अ प्रोड्यूसर जो प्रॉफिट कमाना था वो भी उसने गेन कर लिया, ठीक है। दिस इज कॉल अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब यही चीज़ आते हैं डिज्नी के ऊपर। क्या डिज्नी के पास प्रोडक्शन कंपनी है? बिल्कुल है। क्या डिज्नी के पास डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं? बिल्कुल हैं। सिनेमाज हैं? बिल्कुल हैं, सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि यूनिवर्सल के पास भी सिनेमाज हैं, बहुत बड़े ज़बरदस्त रॉयल सिनेमा वगैरह। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी जो वो हैं बिग सिक्स हैं, बिग सिक्स एक्चुअल में क्या करती हैं, बिग सिक्स जो हैं वो एज अ प्रोड्यूसर भी रोल प्ले करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी करती हैं और एग्जिबिटर के तौर पे भी कर रही होती हैं रोल प्ले, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई डिज्नी से बात करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की एग्जांपल दूंगा। डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को परचेज कर लिया, डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को परचेज कर लिया $71.3 बिलियन के अगेंस्ट में, ठीक है। अच्छा, चूंकि इतनी बड़ी एंटिटी इन्होंने परचेज की तो इन्होंने 21st सेंचुरी फॉक्स को डिसॉल्व नहीं किया, 21st सेंचुरी फॉक्स को डिसॉल्व नहीं किया इन्होंने उसकी अपनी एंटिटी अपनी जगह पर रखी हुई है, इसीलिए, वरना भी ये बिग 6 से बिग 5 में कन्वर्ट हो जाता मामला, ठीक है। तो $71.3 बिलियन के अगेंस्ट में डिज्नी ने परचेज कर लिया 21st सेंचुरी फॉक्स को। डिज्नी एक प्रोडक्शन कंपनी थी, ये भी एक प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि दो कंपनीज मिलकर एक बड़ी कंपनी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दैट इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आई होप द थिंग्स आर फाइन टिल नाउ। अब इस तरह से क्या होता है, ये इंटीग्रेशन करते 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 ये अपने बिजनेसेस के साइज को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ये इसी तरीके से अपने बिजनेसेस के साइज को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। फिर आगे आते हैं, दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। दे बिकम वन कॉर्पोरेशन, बिग इक्विटी, ठीक है। अब आते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स। हम कहते हैं कि दे आर, दीज बिग सिक्स आर द क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स। क्यों है क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स? बिकॉज दे आर हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया रिलेटेड और नॉन मीडिया रिलेटेड बिजनेसेस। लाइक टीवी स्टेशन इनके पास होते हैं, रेडियो स्टेशन इनके पास होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट है, इंटरनेट सर्विसेज देते हैं, रिजॉर्ट्स एंड होटल्स होते हैं, स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेसेस होते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो डिफरेंट मीडिया बिजनेसेस और नॉन मीडिया रिलेटेड बिजनेसेस दोनों होल्ड करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जना, आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। और अब आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल केस स्टडी डिफाइन करता हूँ। लेट सपोज एक आप फिल्म देखने गए, आपने $100 का टिकट लिया किसी बॉक्स ऑफिस से, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास सीन बहुत सिंपल सा है कि हमने $100 एक बॉक्स ऑफिस पे स्पेंड किए, यानी कि एग्जिबिटर के पास कितने आए, $100 आए, $100 आए। अब उस $100 में से 50% एग्जिबिटर अपने पास रखेगा, जिसमें से वो प्रॉफिट कमाएगा, अपने सिनेमा के एक्सपेंसेस बेयर करेगा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं सिनेमा के अंदर टिकट से ना, सिनेमा से 50% ज़्यादा कमा नहीं पाता, सिनेमा टिकट से
50% ज़्यादा कमा नहीं पाता, वो पॉपकॉर्न से कमाता है जी। आप सोचें तो सही, आप ज़रा 1 मिनट के लिए ज़रा सोचें, आपने एक्चुअल के अंदर क्या हुआ, 1000 रुपये का टिकट लिया, 500 रुपये का टिकट लिया, ठीक है, उसमें से सिर्फ 250 रुपये सिनेमा के पास रहेंगे, 250 रुपये वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, सही है। लेकिन आप अंदर जाएंगे और आप 300 रुपये के क्या लेंगे, पॉपकॉर्न्स, तो ऑटोमेटिकली 250 रुपये सिनेमा ने फिल्म से कमाए, और 250 रुपये या हो सकता है 25 रुपये के पॉपकॉर्न होते होंगे वो जो हमें देते हैं, सही है, तो 50 रुपये के पॉपकॉर्न होंगे लेट सपोज, तो वो 250 रुपये उसने पॉपकॉर्न से कमाए, तो पॉपकॉर्न में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू द फिल्म। तो आपने अगर कोल्ड ड्रिंक भी ले ली और पॉपकॉर्न ले लिया और 500 रुपीज़ का बिल बना, तो इट मीन्स वॉट कि अलाउ नहीं करते, एग्जैक्टली हॉट डॉग्स होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि अगर आप इस वक्त आप मल्टीप्लेक्स में अगर एक जाएँ तो पर पर्सन आपको एंटरटेनमेंट 1200 to 1500 तक की पड़ती, सही है। तो समझ रहे हैं ये बात, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एग्जिबिटर ने 50% ऊपर कहाँ दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, सही है जी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या आ गया, $100 में से 50% आया, यानी कि $50 डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गए, ऐसा ही है। एक्चुअल में होता क्या है, होता बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। एक प्रोडक्शन कंपनी जब फिल्म बनाती है तो वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर या तो 1 शॉट पेमेंट कर देता है, या तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर पेमेंट डिपेंडेंट हो जाती है, सही है। मैं हर कंडीशन, आप देखें अगर प्रोडक्शन कंपनी बड़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कंपनी की बात मानी जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलेगा प्रोडक्शन कंपनी सर जगह के बोलेगी जी सर जैसा आप बोले, बस फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर दें, निकाल दें किसी तरीके से, सही है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केटिंग कॉस्ट होती है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग करता है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को पहुंचाता है, फिल्म को सिनेमा में प्लेस करवाता है, सही है, सही है, शोज़ क्रिएट करवाता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जेनेरिक बेसिक फॉर्मूला समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास के ऊपर कौन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर जो कट रखते हैं वो 10 to 15% का रखते हैं, सही है। 10 to 15% का जो कट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है। अब बेचारे इस गरीब प्रोड्यूसर के पास जब आखिरी फिल्म का जो पोर्शन बचता है वो सिर्फ 35% बचता है, यानी कि जब $100 स्पेंड होंगे बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो सिर्फ $35 आपके प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, सही है। इसी वजह से ओनली एज अ प्रोड्यूसर बेनिफिट गेन करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन बिग सिक्स, अब जरा सोचो, बिग सिक्स 100 का 100% अपने पास रखेगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है और एग्जिबिटर भी है। अब इसी गेम को यहाँ पे ले लेते हैं, मौला जेट लॉन्च हुई, मौला जेट के अंदर, अब मेरी बात समझना, मौला जेट लॉन्च किसने की, मानूवाल एंटरटेनमेंट ने लॉन्च की। अब मानूवाल एंटरटेनमेंट ने जब लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूटर, तो भाई दूसरे सिनेमाज ने कहा हम नहीं चला रहे इस फिल्म को, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर ने ज़्यादा पैसे मांगे थे। तो भाई मानूवाल वालों ने कहा ठीक है कोई मसले की बात नहीं, हम भी एग्जिबिटर हैं, हम अपने पास लगा देंगे। अब तो वो तो प्रॉफिट में हाई चले गए, कहीं और फिल्म है नहीं, सिर्फ एट्रियम में फिल्म है, जो न्यूप्लेक्स का क्राउड है, सिनेप्लेक्स का क्राउड है, वो भी वहीं पे आ रहा है। फिर आखिर में जाके उनको बात माननी पड़ी, फिर सिनेमाज ने क्या किया, प्राइसेस बढ़ा दिए मौला जेट के टिकट्स की, सही है। तो अब होता क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स ने मौला जेट की जो प्रोड्यूसर्स थे उनको अच्छे पैसों की ऑफर की थी, लेकिन मौला जेट के प्रोड्यूसर चाहते थे कि फिल्म को ओपन मार्केट में फेंकना, उन्होंने ज़्यादा कमाया, उनके पास होल्डिंग पावर थी पैसे की, पैसे को होल्ड कर सकते थे वो लोग, तो इस वजह से होल्ड किया पैसा। फिल्म देखिए ना, 10-12 साल की होल्डिंग पावर है, 10-12 साल की, यानी कि एक प्रोडक्ट पे आप पैसे लगाओ और 10 साल तक होल्ड करो तब जाके रिटर्न दे, उन्होंने गेन किया इसके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जिबिटर की रिलेशनशिप में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर के पास, इस गरीब के पास सिर्फ $35 आए आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 1/3 अमाउंट नॉर्मली आपका प्रोड्यूसर अर्न करता है, 15% आपका डिस्ट्रीब्यूटर अर्न करता है, और 50% आपका बॉक्स ऑफिस अर्न करता है, 50% आपका एग्जिबिटर अर्न करता है, जिसमें से वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के वो भी तकरीबन 15 to 20% ही अर्न कर पा रहा होता है, इससे ज़्यादा वो भी अर्न नहीं कर पा रहा होता। अब देखो ये जो 35% प्रोड्यूसर के पास आएगा ना, इस 35% में फिल्म की कॉस्ट भी निकालनी है उसने, फिल्म की कॉस्ट उसी 35% में से निकलेगी, समझ में आई बात। बाज़ औक़ात क्या होता है, लेट्स सपोज आपने 10 करोड़ की फिल्म बनाई, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा बोलेगा यार 12 करोड़ में दे रहे हो, आपने कहा यार लो 12 करोड़ में दो, 12 करोड़ खत्म ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ भी करें फिल्म के साथ,
राइट्स आपने सेल आउट कर दिए। फिल्म के सिर्फ सिनेमा राइट्स नहीं होते, फिल्म में मैं आपको आगे बताऊंगा, फिल्म के बहुत सारे राइट्स होते हैं, फिल्म के टेलीविजन राइट्स होते हैं, फिल्म के OTT राइट्स होते हैं, फिल्म के डिजिटल डाउनलोड राइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम बिग 6 को स्टडी करना। हम जो सबसे बड़ी बिग 6 कंपनी को डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ कॉमकास्ट। कॉमकास्ट जो है, अगर आप लोग अपने नॉर्मल नेम्स की तरफ बात करें तो यूनिवर्सल को हम कॉमकास्ट कहते हैं। इनके दो बड़े बिजनेसेस हैं, पहला एक मीडिया का है और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन का है, सही है। टेलीकॉम सेक्टर यानी कि क्या हो गया, ये लोग कॉन्ग्लोमरेट हो गए। यानी कि क्या हो गया, ये लोग हो गए कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। एक्सफिनिटी यूएस की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो ये कॉमकास्ट ओन करता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से। इसके अलावा स्काई ग्रुप पे टीवी है, केबल नेटवर्क इन लोगों के पास है, इनके पास एनिमेटेड फिल्म स्टूडियोज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा पीकॉक जो कि वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज हैं वो है इनके पास। 4 थीम पार्क्स हैं यूनिवर्सल फिल्म स्टूडियोज़ के नाम से। तो इस तरह से क्या हुआ, कॉमकास्ट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कॉन्ग्लोमरेट कंपनी जिसके बहुत सारे मीडिया बिजनेसेस होल्डिंग्स हैं, ठीक है, हो गया। सो कॉमकास्ट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट element or one of the biggest company or conglomerate as far as the big 6 is concerned. So afterwards we are having Disney having multiple businesses like Pixar, Marvel, they are having very big entities जिनकी आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा लुकास फिल्म्स जो है वो भी इनके पास है, ESPN इनके पास है, 14 थीम पार्क्स हैं, क्रूज लाइनर है इनके पास, ठीक है, क्रूज लाइनर रिजॉर्ट्स पूरी इनकी डिज्नी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है इसके अंदर। और डिज्नी प्लस है जो कि आपका वो है क्या नाम है, OTT प्लेटफॉर्म है, हॉलू, ESPN प्लस, ये सारे जो हैं OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं ओवर द टॉप, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स आता है, डिफरेंट आपके वो आते हैं प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं। अच्छा, इसका स्टार डिज्नी का है, ठीक है। अच्छा, डिज्नी के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वो कंपनी है जो मेजरली बिजनेसेस मीडिया रिलेटेड करती है, सही है। और क्या नाम है, बाकी सारी कंपनीज उनके कोई ना कोई साइड बिजनेसेस हैं, ठीक है। और मुझे शायद पर्सनली ये लगता है यही एक वजह है कि चूँकि डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज़्यादा डिज्नी ने नहीं की कि वो नंबर 1 पे नहीं आ सकी, ठीक है, फाइनेंशियली नंबर 1 पे नहीं आ सकी। ऑल्दो इनकी ब्रांड इक्विटी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन चूंकि एक्सफिनिटी उनके पास है, कि इनके पास यूनिवर्सल के पास है, तो इसलिए नंबर 1 के ऊपर यूनिवर्सली प्लेस करता है, होता है। सिमिलर कंपनी, सिमिलर ये सारे क्या होते हैं, ये सिस्टर कंपनीज होती हैं। ये डिज्नी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, सारी सिस्टर कंपनीज हैं। ओके जी, अब डिज्नी के बाद डिस्कस करते हैं हम वियाकॉम CBS। वियाकॉम CBS जो कंपनी है, इट्स अ मीडिया कंपनी। CBS नेटवर्क इनके पास है, स्टूडियोज़ हैं, केबल सर्विसेज हैं। पैरामाउंट पिक्चर्स जो है वो वियाकॉम CBS का है, ठीक है। एक्चुअली वियाकॉम और CBS दो डिफरेंट कंपनीज थी, इन्होंने अपने मर्जर कर लिया जिसके बाद से वियाकॉम CBS कहलाने लगी, ठीक है। पैरामाउंट पिक्चर स्टूडियोज़ हैं, पैरामाउंट प्लस जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है, प्लूटो TV इनके पास है, साइमन एंड क्या कहते हैं सॉस्टर जो है, जो पब्लिशर्स हैं ये इनके पास हैं, बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है, ठीक है। पैरामाउंट की जो मेजर कंपनी है जिसको मदर कंपनी कहा सकता है वो हैं। बहुत सारी कंपनी से एक सवाल उठता है कि यार ये मर्ज क्यों हो जाती हैं। देखिए, याद रखें, हायर द प्रोडक्शन लेवल लोअर द एवरेज कॉस्ट। अगर एक कंपनी एक सेपरेट कॉस्ट बेयर कर रही है और दूसरी कंपनी भी सेपरेट कॉस्ट बेयर कर रही है, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली कॉस्ट मल्टीप्लाई हो रही है, सही है। दोनों को शेयर नहीं मिल रहा, अब क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब वो दोनों मिल जाते हैं तो रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा हो जाते हैं, तो हाई प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा जी, अब इस चीज़ को लेके चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। AT&T का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है। इन्होंने एक्वायर किया था टाइम वार्नर को, ठीक है। टाइम वार्नर अब कहलाता है वार्नर मीडिया के नाम से कहलाता है। ये भी एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, ठीक है। इन्होंने एक्विजिशन के अंदर डायरेक्ट TV के साथ भी एक्विजिशन की थी। HBO इसमें आता है, न्यू लाइन सिनेमाज आते हैं, जेंडर जो डिजिटल
क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी है, एक्चुअली एनालिटिकल कंपनी है, वो आती है इसके अंदर। इसके अलावा DC कॉमिक्स भी इन्हीं के पास फॉल इन कर रहा होता है। तो AT&T ने एक्चुअली परचेज कर लिया है वार्नर ब्रदर्स को, सही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये वार्नर मीडिया कर दिया, उन्होंने नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया इसको। अच्छा जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिग 6 में कंपनी आती है सोनी, जिसका मीडिया बिजनेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस भी है, इमेज सेंसर्स भी बनाते हैं। और सोनी एंटरटेनमेंट को हम फिलहाल डिस्कस करेंगे, जिनके पास सोनी पिक्चर्स आ जाता है, जिनके पास ट्राई स्टार आ जाता है, कोलंबिया पिक्चर्स इनके पास है, सोनी म्यूज़िक इनके पास है, A1 स्टूडियोज़ इनके पास है। तो एक्चुअल के अंदर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारी एक इक्विटी है सोनी के। एक्चुअली सोनी का मीडिया से ज़्यादा उसके दूसरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, लाइक इमेज सेंसर्स बहुत अच्छे बनाता है वो। जनाब आगे जाते हैं। फॉक्स 21st सेंचुरी फॉक्स, ठीक है, एक्वायर्ड बाय डिज्नी, सही है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इनके पास है, रेडियो स्टेशन इनके पास हैं, फॉक्स न्यूज़, फॉक्स स्पोर्ट्स, ठीक है, ये मेजर बिजनेसेस ये लोग होल्ड करते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर आइडिया ऑफ बिग 6 कि वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर।